तो आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेकंड क्लास किए। तो फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का जो भी हम लोग सीखे हैं तो उसका क्विक रिवीजन कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कब आएगा, जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, सेक्शन 22 बोलते हैं कि अगर 3 कंडीशन फुलफिल हुआ तो कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ सकता है। क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम तभी आएगा जब जिस चीज़ को हम लेट आउट किए भाड़े पे दिए हुआ, अगर बिल्डिंग है, हाउस प्रॉपर्टी है तो। दूसरा, एसएससी खुद उस चीज़ का ओनर होगा, उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा, तो हाउस प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। ओनरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। थर्ड, एसएससी अपना बिजनेस पर्पज़ के लिए इस हाउस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर रहा होगा। तो अगर एसएससी खुद ओनर है, एसएससी का खुद का बिल्डिंग है, ठीक है, एंड एसएससी अपना बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहा होगा, तो इस हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करके जो भी इसका इनकम आ रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि क्या कि अगर खुद का प्रॉपर्टी नहीं होगा, लेट आउट किया, जैसे कि सब लेट आउट वाला केसेस में हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। वैकेंट लैंड होगा तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नहीं आएगा, बिकॉज वैकेंट लैंड इज़ नॉट अ बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा, अगर कोई कंपनी अपने ही बिजनेस का बेनिफिट के लिए किसी को लेट आउट वगैरह करता है, अपना एम्प्लॉय लोग को क्वार्टर देता है, ठीक है, या फिर कोई एजेंसीज़ को, कोई कंपनीज़ को भाड़ा देता है अपना बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी का टर्म का मीनिंग में क्या क्या आया था यहाँ पे? हाउस प्रॉपर्टी मीन्स रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, शोरूम हो, वेयर हाउसेस हो। तुम्हारा अगर इंडिया का बाहर में कोई फॉरेन प्रॉपर्टी है तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन में आ जाता है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज तुम लेट आउट किया हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तुम उसका ओनर हो, अपना बिजनेस के लिए नहीं यूज़ कर। अब सामने वाला इस हाउस प्रॉपर्टी को लेके कोई भी पर्पस उसको यूज़ करे, वो यू आर नॉट बॉदर अबाउट इट, ठीक है। अब हम लोग आज स्टार्ट किए थे सर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैसे कंप्यूटेशन करेंगे। तो उसमें बहुत सारा स्टेप था। सबसे पहले हम लोग को कंप्यूट करना था ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हम लोग देखे सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करना है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए उससे पहले हमको चाहिए था सर एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर, ये होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर, ये होता है सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सर एक्सपेक्टेड रेंट क्या था? तो एक्सपेक्टेड रेंट इज़ व्हाट, हायर ऑफ ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू या फिर फेयर रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यू या फिर फेयर रेंट, इनमें से जो हायर होता है इसको हमको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में से जो हायर होता है उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो व्हिचएवर इज लोअर, ये होगा तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट। दैट मीन्स एट एनी केस तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है ये तुम्हारा स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट कंपेयर करो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, जो रिजल्ट आया उसको तुम कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब इनमें से जो भी लोअर आता है ये दैट विल बी द एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये एकदम सिंपल से रूल्स था। तो अब जो हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इसके लिए 4 सिचुएशंस था। कैटेगरी 1 था कि प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। अगर थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर्टी लेट आउट होगा तो क्या होगा? अगर पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट वाला सिचुएशन आएगा तो क्या होगा? पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा तो क्या होगा? एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा तो क्या होगा? तो फर्स्ट जो हम लोग कैटेगरी स्टार्ट किए थे वो था प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर है तो वहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है, फाइन। तो आर एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से व्हिचएवर इज हायर, उसका आंसर वो कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो व्हिचएवर इज लोअर दैट विल बी द एक्सपेक्टेड रेंट, फाइन। नेक्स्ट हम लोग आ गए थे सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हम लोग माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। तो सर म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में हम लोग क्या सीखे थे? म्यूनिसिपल टैक्स का जो डिडक्शंस मिलता है ये पेमेंट बेसिस से मिलता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर टू विच इट रिलेट्स। जो भी साल का होगा, इस साल में करंट ईयर में तुम जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस पेमेंट किया, जो भी साल का तुम पेमेंट किया, सब डिडक्शन मिल जाएगा। इट मस्ट बी पेड बाय द ओनर होना चाहिए एंड ऑल टैक्सेस लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी, ऑल टैक्सेस लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरेस्ट में पेनाल्टी लग गया म्यूनिसिपल टैक्स के ऊपर तो उसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा। अगर टेनेंट पेमेंट किया तो उसका भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट को तुमको कोई टैक्सेस दे रहा है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तुम पेमेंट कर रहे हैं तो उसका भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। ऑल टैक्सेस लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी, ठीक है। इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी ऑन म्यूनिसिपल टैक्सेस डिडक्शंस नहीं मिलता।
उसके बाद हम लोग आ गए थे क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने से आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। फिर हम लोग देखा सर नेट एनुअल वैल्यू से दो चीज़ का डिडक्शन मिलता है, एक सेक्शन अंडर सेक्शन 24 दो चीज़ का डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 24 सब सेक्शन ए में 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू डिडक्शन मिलता है। फिर सेक्शन 24 बी में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 24 बी में इंटरेस्ट ऑन लोन का भी डिडक्शन मिलता है। तो देखो सिंस तुमको इनकम टैक्स एक्ट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू डिडक्शंस दे रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, तो इसीलिए अलग से जो तुम्हारा जो खर्चा होता है म्यूनिसिपल टैक्स छोड़कर, जो बाद बाकी जो घर का पीछे खर्चा होता है, घर का रिपेयर मेंटेनेंस में, इंश्योरेंस में, डेप्रिसिएशन में और एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, कोई भी खर्चा जो भी होता है घर का पीछे, उसका अलग से डिडक्शंस नहीं मिलता है, बिकॉज तुमको इनकम टैक्स 30% ऑफ NAV इस सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देता है। ठीक है, तो एंड नेक्स्ट हम लोग देखें सर टेक्स सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, अगर ये लेट आउट वाला प्रॉपर्टी है तो जितना भी तुम लोन घर परचेस करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए घर को, ठीक है, जो भी तुम लोन लिया था बैंक से, उस लोन का जो भी इंटरेस्ट बनता है एक्रूअल बेसिस में, चाहे पेड हो या अनपेड हो, एक्रूअल बेसिस में इस लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शंस मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट इंटरेस्ट टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन या फिर परचेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वगैरह रिपेयर के लिए, इसके लिए तुमको डिडक्शंस मिल जाएगा विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, जितना इंटरेस्ट तुम्हें बनता है उसका पूरा 1 साल का डिडक्शंस मिल जाएगा। ठीक है, इसको बेस करके हम लोग एक सम्स भी देखे थे वहाँ पे, उसमें एक अनरियलाइज रेंट का कंसेप्ट था। तो अब आ जाते हैं अनरियलाइज रेंट, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अनरियलाइज रेंट बेसिकली मीन्स तुम्हारा जो रेंट है बैड डेट हो गया, मतलब तुम्हारा टेनेंट तुमको पैसा नहीं दिया, चले गया, तो क्या होगा कि जो तुम्हारा एनुअल रेंट होता है उसमें से अनरियलाइज रेंट को माइनस करके तुम कंपेयर करो। ये जो हम लोग कंपेयर करते हैं ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड रेंट विथ एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट में यहाँ पे अनरियलाइज रेंट माइनस हो जाएगा, एनुअल रेंट माइनस कर दो अनरियलाइज रेंट, तो तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, उसको कंपेयर करना एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर दैट वुड बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स अगर अनरियलाइज रेंट होगा तो एनुअल रेंट से माइनस हो जाएगा सिंपली। तो ये था कैटेगरी 1 का। तो कैटेगरी 1 में हम लोग देखे थे क्या कि अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर अगर लेट आउट होगा तो क्या होगा, तो सिंपली था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी द एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल व्हिचएवर इज हायर। अगर क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट है तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से बाय एनुअल रेंट से माइनस हो जाएगा, सिंपली हम लोग ये देखे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखा सर म्यूनिसिपल टैक्स का माइनस होता है। ठीक है, तो हम लोग आ जाएगा NAV से फिर 2 चीज़ का डिडक्शन मिलता है क्या, 24 सबसेक्शन ए में 30% ऑफ NAV एंड 24 सबसेक्शन बी में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है। फिर हम लोग देखे सर क्या कि कैटेगरी 2 आज हम लोग स्टार्ट किए थे कि प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट, जो कि ना इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या था, प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट, मतलब एक प्रॉपर्टी जो है पूरा होल ईयर, पूरा साल भर तुम्हारा लेट आउट नहीं था। सपोज एक साल में 8 महीना लेट आउट था तो बाकी 4 महीना वैकेंट था, एक साल में 9 मंथ्स लेट आउट था तो बाकी 3 महीना वैकेंट था। इस टाइप का अगर सिचुएशन आएगा तो सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, बाकी सब जो हम डिस्कस किए सब सेम रहेगा, सिर्फ तुम्हारे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन के टाइम में थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कैसे करना है कि सपोज तुम्हारा यहाँ पे हम लोग जैसे कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर कर रहे थे एक्चुअल रेंट के साथ, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है फर्स्ट तुम्हारा एनुअल रेंट, माने वैकेंसी अगर नहीं होता तो मेरा एनुअल रेंट कितना होता उसके साथ पहले कंपेयर करो। तो चेक करो क्या तुम्हारा एनुअल रेंट क्या एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा था विदाउट वैकेंसी, यस ज़्यादा था। अब जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी पीरियड का जैसे हम रेंट माइनस किए, क्या मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्या एक्सपेक्टेड रेंट से कमती हो गया, यस कमती हो गया। अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी पीरियड का वजह से एक्सपेक्टेड रेंट से कमती आ रहा, तो तुम्हारा एक्चुअल रेंट जो रिसीव्ड जो आ रहा है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो हम याद रहे, तो फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट को एनुअल रेंट के साथ वैकेंसी माइनस करने से पहले। तो देख लो कि क्या तुम्हारा एनुअल रेंट वैकेंसी माइनस करने से पहले ज़्यादा आ रहा है ना कमती आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी पीरियड माइनस जैसे हम किए तो मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कमती हो गया कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रेंट, तो जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ रहा वही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग ये लिए थे, सपोज एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट जो हम कंपेयर किए, तो एनुअल रेंट ऑलरेडी वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस करने से पहले ही कमती आ रहा था। तो अगर पहले कमती आ गया तो नॉर्मल रूल्स में तुमको चले जाना है, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शनल रूल्स था, ये एक्सेप्शनल रूल्स तुमको कब फॉलो करना है, जब तुम देखना कि एनुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से पहले ज़्यादा आ रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस किए बोलकर एक्चुअल रेंट रिसीव मेरा कमती हो जा रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तब जो एक्चुअल रेंट आ रहा है वही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा।
अगर वैकेंसी पीरियड को छोड़ के पहले ही कमती आ रहा है मेरा एनुअल रेंट, तो बाद में भी तो कमती आएगा, तो इसके लिए सेकंड वाला रूल्स फॉलो नहीं होगा, इसके लिए नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा, व्हिच एवर इज हायर वाला रूल्स फॉलो होगा, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट व्हिच एवर इज हायर। ठीक है, तो इसको अब बेस करके हम लोग कंसेप्ट कैप्सूल 4 देखे, फिर कंसेप्ट कैप्सूल 5 का सम्स भी हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, बस आज का क्लास में लोग यही डिस्कस किए, स्पेशली पार्टली लेट आउट और पार्टली वैकेंट वाले में तुमको वही याद रखना है। ठीक है, कि फर्स्ट कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट जो आ रहा है वो तुम लिख लो, क्या आएगा तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर एंड में से व्हिच एवर इज हायर, उसमें से तुम देख लो स्टैंडर्ड रेंट व्हिच एवर इज लोअर। ठीक है, फाइन, ये तुम्हारा आगे एक्सपेक्टेड रेंट। अब तुम लिखो एनुअल रेंट कितना आ रहा है। अब एनुअल रेंट को तुम चेक करो, कोई वैकेंसी पीरियड को छोड़ करके एनुअल रेंट ज़्यादा आ रहा है ना कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी पीरियड मेरा एक्सपेक्टेड रेंट जो है, एनुअल रेंट एक्चुअल रेंट जो है कमती आ रहा है, तो जो तुम्हारा एक्चुअल रेंट आ रहा है वही तुम्हारा एक्सपेक्टेड, वही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। फिर जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय दी ओनर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा हम लोग का नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से दो चीज़ का डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 24 सब सेक्शन ए 30% ऑफ एनएवी, फिर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी इंटरेस्ट ऑन लोन, तो तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाएगा। तो याद रहे कंसेप्ट कैप्सूल 5 जब हम कर रहे थे वहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वर्ड था, तो तुमको उसको एनुअल रेंट में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अदरवाइज वो गलती हो सकता है। जब भी तुम्हारा क्वेश्चन में वैकेंसी बोल के कोई सम्स रहे, वैकेंसी पीरियड का सम्स रहेगा, दैट इज पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट, पार्टली लेट आउट और पार्टली वैकेंट विद अनरियलाइज रेंट्स। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन में अगर अनरियलाइज रेंट भी रहेगा अलॉन्ग विद द पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंसी वाला सम्स, तो क्या करना है, तो पहले तुम क्या करना है, एनुअल रेंट से अनरियलाइज रेंट को माइनस कर देना। ठीक है, अब माइनस करके जो अमाउंट आया उसको तुम कंपेयर करो एक्सपेक्टेड रेंट से, तो दिस विल बी द एक्चुअल रेंट बिफोर वैकेंसी, तुम कंपेयर करो एक्सपेक्टेड रेंट से। अगर ये एक्चुअल रेंट बिफोर वैकेंसी ज़्यादा आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, बट जैसे वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस किए मेरा जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वो कम हो गया, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो सिंपली बेसिकली अगर तुम्हारा क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट है वैकेंसी वाला सम से, तो एनुअल रेंट में से पहले अनरियलाइज रेंट को माइनस करो। ठीक है, जो आंसर आएगा दैट विल द एक्चुअल रेंट बिफोर वैकेंसी, अब वैकेंसी वाला कोई माइनस कर दो। ठीक है, तो नेट एक्चुअल रेंट हम लोग लिख लिए। अब जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट में से व्हिच एवर इज हायर, ये हो गया हम लोग का नॉर्मल रूल्स। बट हमको चेक करना कहीं ये तो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता। अगर एक्चुअल रेंट बिफोर वैकेंसी अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद वाला फिगर बिफोर वैकेंसी ज़्यादा था, बस जस्ट जैसे हम वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस किए तो मेरा एक्चुअल रेंट जो है जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी पीरियड कम हो जा रहा है, तो एक्चुअल रेंट ही मेरा क्या होगा ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ठीक है, फिर से बता रहे कंपेयर क्या करना है, एनुअल रेंट के साथ नहीं, एनुअल रेंट से अनरियलाइज रेंट माइनस करके जो फिगर आ रहा है उसको कंपेयर करो किसके साथ, एक्सपेक्टेड रेंट के साथ। अगर मेरा एक्चुअल रेंट बिफोर वैकेंसी ज़्यादा है, बट जैसे वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस किए एक्चुअल रेंट आफ्टर वैकेंसी कम हो जा रहा है, तो एक्चुअल रेंट आफ्टर वैकेंसी जो भी है वही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि वैकेंसी एक्चुअल रेंट बिफोर वैकेंसी पहले से ही कम आ रहा है, तो तुम्हारा नॉर्मल रूल्स में चले जाना है, व्हिच एवर इज हायर वाला कंसेप्ट में चले जाना है, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट व्हिच एवर इज हायर जो होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैटेगरी 3 नंबर सम्स स्टार्ट किए थे। थर्ड टॉपिक हम लोग का था प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब ये है कि एक प्रॉपर्टी है, तुम इसमें दो सिचुएशन हो सकता है, पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड, एरिया वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड क्या है कि एक प्रॉपर्टी है, उसमें से सपोज 6 महीना तुम उसको भाड़ा पे दिया एंड 6 महीना उसमें खुद रहा है। ठीक है, तो 6 मंथ्स लेट आउट था एंड 6 मंथ्स सेल्फ ऑक्युपाइड, दिस इज कॉल्ड पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। दूसरा क्या है, एरिया वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। सपोज एक घर है, एक घर का 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे तुम खुद रहते हैं, दैट इज सेल्फ ऑक्युपाइड है, एंड फर्स्ट फ्लोर को तुम भाड़ा पे है, दैट इज लेट आउट है। तो अगर पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका सिंपली क्या करना है तुमको, सिंपली तुम इसको ट्रीट ये करो कि लेट आउट थ्रू आउट द ईयर है। तो नॉर्मल जैसे सम्स करते हैं हम लोग वैसे ही सम्स होगा, सिर्फ जो एक्चुअल रेंट है वो पूरा साल का नहीं होगा, वो ओनली फॉर दी लेट आउट पीरियड होगा। अगर लेट आउट पीरियड 6 मंथ्स का तो 6 मंथ्स का सम्स लेना, यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं होगा, याद रखना। 6 मंथ्स लेट आउट था, बाकी 6 मंथ्स वैकेंट नहीं था, सेल्फ ऑक्युपाइड था, तो गलती से वैकेंसी वाला रेंट माइनस मत करना यहाँ पे। ठीक है, बाकी रेंट छोड़ के बाद बाकी जो भी डेटा है पूरा 1 साल का लेना है। इसके ऊपर एक कंसेप्ट कैप्सूल 7 भी हम लोग किए हैं। ठीक है, तो हम लोग पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड रहेगा तो उसको ये ट्रीट करना, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करना है। ठीक है ना, उसके बाद एरिया वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड अगर है, सपोज
फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर तो 50-50। अगर एक घर का 1/4 लेट आउट है, 3/4 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस रेशियो में तुमको म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट तोड़ लेना है। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट लोन, ये सब तोड़ लेना है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट करना है। तो उसका बेसिस में तुमको लेट आउट एक बार लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करना है, एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस जैसे कंसेप्ट कैप्सूल 8 हम लोग किए थे, याद रहे जब तुम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो वहां पे नॉर्मली जैसा 1 साल का रेंट होता है वैसे ही लेना है यहाँ पे। ठीक है, अगर अनरियलाइज रेंट है तो माइनस करना, वैकेंसी पीरियड का रेंट है तो उसको भी सेम ट्रीटमेंट करना है यहाँ पे। ठीक है, बट याद रहे जब भी तुम एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट जो कर रहे हैं ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा इस एरिया वाइज। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड वो भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा एरिया वाइज। इंटरेस्ट और लोन वो भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा एरिया वाइज। ठीक है, नेक्स्ट अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला करेंगे तो इनकेस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी उसका एनए भी हमेशा नील होता है, जैसे कि हम बताए। वाई? बिकॉज उसमें तो रेंट ही नहीं है तो एनए भी तो नील हो गई। अब उसमें से सिर्फ एक ही चीज का डिडक्शन मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इनकेस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन लोन का लिमिट है 2 लाख। ठीक है, ये आज हम लोग डिस्कस किए, इसके ऊपर हम लोग सम्स भी किए। तो अलग से फिर हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर एक टॉपिक था। तो इनकेस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या था तुमको पता है कि कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह का, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। इनकेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी तुम्हारा लिमिट है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो अगर तुम लोन लिया 1/4/1999 के बाद, किस लिए? फॉर घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए या फिर परचेस करने के लिए, तो मैक्सिमम 2 लाख का तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन मिल सकता है। अगर 1/4/1999 से पहले लिए तो 30,000 का मिलेगा। अगर रिपेयर एंड रिन्यूअल के लिए अगर हम लोन लिए होंगे तो मैक्सिमम 30,000 का हमको इंटरेस्ट का डिडक्शंस मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। तो याद रहे यहाँ पे ये जो लिमिट है दिस इज ओनली फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इन केस ऑफ लेट आउट कोई लिमिट नहीं है, जितना तुम लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एज अ टैक्स प्लानिंग बहुत कोई क्या करता है, सपोज इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो क्या कर सकता है कि अगर घर परचेस करना ही है तो वो लोन लेके परचेस करते हैं। इससे फायदा है कि घर तो मिल ही जाता है प्लस उसको इनकम टैक्स में बेनिफिट ही मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का 2 लाख डिडक्शंस मिल जाता है उसका। ठीक है, और एक यहाँ पे रूल्स ये है कंडीशंस कि तुम अगर लोन लिया है तो लोन जिस साल लिया है उस साल का एंड से 5 साल के अंदर अंदर घर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फिर तुमको मैक्सिमम 20,000 ही मिलेगा, 30,000 ही मिलेगा। ठीक है, इसको उसके बाद हम लोग आ गए थे क्या ना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब जब हम लोग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है, जिस साल, उसका पिछले साल तक जो हम जो लोन लिए थे उसका पिछले साल तक का जो इंटरेस्ट है वो उसका कैसे बेनिफिट मिलेगा हमको। बिकॉज जिस साल हम लोन लेते हैं उस साल में संग संग तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता नहीं है, कुछ इट टेक सम टाइम, मोर देन 2 ईयर्स, 1 ईयर, 3 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक होता है, डेट ऑफ लोन से लेकर जिस फिनेंशियल ईयर में मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसका प्रीसीडिंग ईयर का लास्ट डेट, दिस इज योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होता है इसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव ईयर्स। ठीक है, तो हर साल उसके बाद जो हर साल करंट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा और 1/5 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब जिस साल तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल जब तुम इनकम कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट टाइम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट कर, तुम चेक करना क्या मेरा ओनरशिप पूरा 12 महीना का था, क्या हम मेरा 1 अप्रैल में ही मेरा घर कंप्लीट हो गया कि ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हुआ। अगर ड्यूरिंग द ईयर मेरा घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ दैट मीन्स तुम होल ईयर पूरा 12 महीना तुम उस प्रॉपर्टी का ओनर तो था ही नहीं। तो जितना पीरियड इस फिनेंशियल में जितना मंथ के लिए तुम ओनर था उतना मंथ का तुमको सम्स करना है। फॉर एग्जांपल जब तुम एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करोगे तुम्हारा क्वेश्चन में म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट ये सब दिया हुआ रहेगा। तो ये जो म्यूनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, इसको क्या करना है, ओनर्स पीरियड ऑफ मंथ का बेसिस, ओनरशिप का बेसिस में प्रोपोर्शनेट करना है। ये सब तुम्हारा क्वेश्चन 12 महीने का दिया हुआ रहेगा, तो जितना महीना का तुम्हारा ओनरशिप था उतना महीना का इसको प्रोपोर्शनेट करके सम्स करना है, बाकी सब सम सेम रहेगा। ओनली जब एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है तो पीरियड ऑफ ओनरशिप तुमको चेक करना है वहाँ पे। ठीक है, याद रखना ये फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटेशन में ये प्रॉब्लम्स आएगा। मतलब अगर जिस साल तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल अगर ड्यूरिंग 1 अप्रैल का जगह किसी और डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है डेफिनेटली योर पीरियड ऑफ ओनरशिप विल बी लेस देन 12 मंथ्स। तो अकॉर्डिंगली तुमको म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट को प्रोपोर्शनेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इस टाइप का इसका बेसिस में था, याद होगा तुम लोग को। फिर हम लोग देखे थे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का क्या होता है, एनएवी नील होता है, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का तो इनकम ही कुछ नहीं है, तो ओनली डिडक्शंस मिलता है 24 सबसेक्शन बी में मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी मैक्सिमम 2 लाख है, मैक्सिमम 2 लाख, रिपेयर के लिए 30,000 है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखे थे अगर किसी के पास, ठीक है, मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस है, मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस है तो क्या होगा। तो इनकम टैक्स बोलते हैं मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर घर है तो एनी 2 घर हाउसेस को तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते हो एंड ऑल अदर हाउसेस विल बी लेट आउट। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हर ईच एंड एवरी हाउस को लेट आउट मान के तुम अलग से इनकम कैलकुलेट करो। अब तुम देखो कि तुम्हारा इनकम कौन सा हाउसेस का ज़्यादा आ रहा है, जिसका ज़्यादा आ रहा है उन दोनों को तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल दो, बाकी को लेट आउट दिखा दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव सीन कि सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप के बारे में हम लोग देखें। तो डीम्ड ओनरशिप क्या था कि डीम्ड ओनरशिप मतलब तुम एक्चुअल लीगल ओनर नहीं हो बट तब भी तुम्ही को डीम्ड ओनर माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम। ऐसा क्या क्या सिचुएशन था, ऐसा सिचुएशन 5 केसेस था कि जहाँ पे अपने कोई हस्बैंड वाइफ को या फिर उसका माइनर चिल्ड्रन को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हाउस प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफ़र कर देता है, तो माना कि स्पाउस या फिर माइनर चाइल्ड लीगल ओनर है उस हाउस प्रॉपर्टी का, बट स्टिल हस्बैंड का हाथ में उस हाउस प्रॉपर्टी का इनकम टैक्सेबल होगा। बट हाँ, अगर डिवोर्स वाला केस है, अगर एग्रीमेंट किया कि अलग हस्बैंड वाइफ अलग रहेगा इसीलिए हाउस प्रॉपर्टी दे रहा है तो एक्सेप्शन है, इन दैट केस जो जिस स्पाउस का हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर इन पार्टिसिपल एस्टेट था उसका, अगर तब क्या होगा अगर डिविजन्स हुआ तो इंडिविजुअल जो होल्डर होगा उसका हाथ में टैक्सेबल होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर है उसका हाथ में टैक्सेबल होगा। और एक था लीज वाला केसेस था कि अगर 12 साल या फिर उससे ज़्यादा पीरियड के लिए अगर हम अपना हाउस प्रॉपर्टी वगैरह किसी को लीज में देते हैं तो माना कि लेसर मालिक ओनर होता है, बट यहाँ पे जो लेसी है जिसको लीज में दे वही उसी को दैट ही विल बी कंसिडर्ड डीम्ड ओनर, उसी को ओनर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि कॉम्पोजिट रेंट का कंसेप्ट। कॉम्पोजिट रेंट का कंसेप्ट क्या था कि जब तुम किसी को हाउस प्रॉपर्टी वगैरह भाड़े पे लेट आउट करते हो तो अलॉन्ग विद दी हाउस तुम कुछ और फैसिलिटीज़ भी देते हो। फॉर एग्जांपल फर्निश एकोमोडेशन तुम प्रोवाइड किया, ठीक है, प्लस कुछ सर्विसेज तुम उसको प्रोवाइड किया, ठीक है। इन दैट केस अगर मेरा हाउस का रेंट एंड उस एसेट चार्जेस का रेंट वगैरह अगर अलग अलग पता है तो हाउस रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा एंड एसेट चार्जेस का जो रेंट है एसेट हायर चार्जेस का वो तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर नहीं पता है तो पूरा तुम्हारा बिजनेस इनकम में चले जाएगा। इसको बेस करके क्वेश्चन में था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन था कि तुम किसी को फ्लैट दिया है तो फ्लैट का रेंट है सपोज 1 लाख, ठीक है। तुम और भी 10,000 उससे लेता है फॉर लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो एक्चुअल जो फ्लैट का रेंट है वो तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी में चले जाएगा और तुम्हारा अदर सोर्सेज में चले जाएगा। जो तुम्हारा लिफ्ट जो सर्विस चार्जेस तुम उससे ले रहा है वो भी कौन सा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वाला कंसेप्ट है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे सर जो एरियर्स ऑफ रेंट अगर मिलता है, जो रेंट का पैसा मिलना बाकी था, ठीक है, वैकेंसी पीरियड का रेंट याद है तुम लोग को माइनस कर देते थे हम लोग जब हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो एरियर्स ऑफ रेंट जो रहता है ड्यू रहता है उसको माइनस कर देते थे हम लोग। अगेन अगर कोई अनरियलाइज रेंट रहता है उसको भी माइनस कर देते, दैट मीन्स इनकम टैक्स अलाउ करता है माइनस करने के लिए। बट बाद में जब इसी इनकम को तुम रियलाइज़ करते हो, पैसा मिलता है, तो इसको तुमको इनकम दिखाना जिस साल में मिलेगा, तो जिस साल रिकवरी होगा अनरियलाइज रेंट का या फिर एरियर रेंट मिलेगा तो उस साल उसको इनकम दिखाना है। बट संग 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एनएवी उसका वहाँ पे एनएवी के ऊपर मिलता था, यहाँ पे इसका 30% मिल जाएगा, दैट इज 70% उसमें टैक्सेबल, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हम लोग देखे हैं अनरियलाइज रेंट पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग किए थे अगर तुम कोई प्रॉपर्टी स्टॉक इन एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करके रखते हो। स्टॉक इन ट्रेड मतलब एक बिल्डर है वो कंस्ट्रक्शन कर दिया फ्लैट वगैरह का, बिल्डिंग वगैरह का, बट अभी तक बेच नहीं पाया, तो उसके लिए वो क्या है, स्टॉक है। स्टॉक मतलब उसी बिकॉज यहाँ पे इसका पर्पस लेट आउट करना नहीं, इसका पर्पस का बेचना है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रॉपर्टी उसका स्टॉक है। तो इनकम टैक्स 2 साल तक तुमको अलाउ करता है। कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिलने के बाद 2 साल तक तुम अगर होल्ड करके रखा तो ठीक है, इनकम टैक्स कुछ नहीं बोलेगा, देयर विल बी नो टैक्स ऑन नोशनल इनकम। बट 2 साल हो गया उसके बाद भी अगर तुम इसको लेट आउट नहीं कर पाया या फिर सोल्ड आउट नहीं कर पाया तो जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, तुमको टैक्स देने पड़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि अगर होर्डिंग वगैरह छत के ऊपर है उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या 2 लाख जो डिडक्शंस का हम लोग कैलकुलेट डिडक्शन लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में इंटरेस्ट एंड लोन का, क्या बैंक स्टेटमेंट जरूरत है? यस इट इज़ रिक्वायर्ड। क्या ओनर से भी नेसेसरी है हाउस प्रॉपर्टी के लिए? यस नेसेसरी नहीं है, बट हाँ डीम्ड ओनरशिप वाला भी एक कंसेप्ट है वहाँ पे। क्या रजिस्टर